It हाँ, stores the electrical energy. वेरी गुड। तो कैपेसिटर का पहला जो पर्पज होगा, इट स्टोर एनर्जी। ठीक है। दूसरा, अच्छा, स्टोर एनर्जी नॉट द चार्ज। एक मिनट समवन, अच्छा, नंबर वन, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज। दूसरा, कैपेसिटर का रोल क्या है? समटाइम इट एक्ट एज अ बैटरी। ओके, सर्किट बोर्ड में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, मोबाइल फोन बोर्ड में, जहां पे थोड़ी बैटरी या वोल्टेज चाहिए, वहां पे भी आप कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री, इट यूजेस स्मूथिंग। क्या कर सकते हैं सारा? कैपेसिटर से स्मूथिंग कर सकते हैं। सही है। स्मूथिंग कहते हैं कि जब आप एसी को डीसी देते हैं ना, तो उस वक्त रिपलिंग इफेक्ट को कम करता है, ये कैपेसिटर स्मूथिंग करता है। क्लियर? आई थिंक मैंने कहीं और भी पढ़ा, टाइम डिले सर्किट में भी कैपेसिटर यूज करते हैं। आपको इसके यूजेस का पता होना चाहिए। हाउ यू यूज देम ये आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है। अच्छा, समझ आ गई? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट चार्ज स्टेट, टू अदर यूजेस ऑफ कैपेसिटर। तो आप इनमें से कोई भी यूज लिख सकते हैं। अब कैपेसिटर होता क्या है, बनता कैसे, एनर्जी स्टोर करता कैसे, अभी हमारा ये काम है। कैपेसिटर सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर का जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? बोले शाबाश, एनी सजेशन? स्ट्रक्चर, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? टू, बोले, टू ऑपोजिटली चार्ज Plates. प्लेट्स। गुड, वेरी गुड। और प्लेट्स के बीच में क्या चीज होगी? मेटालिक चीज या नॉन मेटालिक चीज? Insulation foil. इंसुलेशन। अच्छा, हम ये करते हैं बच्चों, कैपेसिटर के बीच में ये जो होगा ना, ठीक है, that should be any insulating material. It can never ever be a conductor. So it must be insulating material. That's why some people used to call it dielectric. इसको dielectric material कहते हैं। What? Dielectric material. ठीक हो गया? It could be oil, it could be water, it could be paper, it could be mica, anything. मैं लिख देता हूँ, oil, water, paper, एक मटेरियल होता है, बहुत कैपेसिटर में यूज होता है, इसको पता नहीं मिका शिका कहते हैं, कोई इस टाइप की चीज है। सही है। अच्छा, अब कैपेसिटर में एक इशू है, इस प्लेट का एरिया जो है ना, एरिया ए है। सही है शेजिल? इस कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए है। क्लियर? और सेपरेशन डिस्टेंस को हम यहाँ पे डी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डी। अब इशू ये है कि इस कैपेसिटर को अगर हम अभी देखें ना, इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल। ठीक है, प्लस माइनस इक्वल अमाउंट है। अभी ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स नहीं है सारा, सारे कैपेसिटर के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है दोनों प्लेट्स के ऊपर। लेकिन अगर इधर भी 10 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव है तो ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ भी 10 पॉजिटिव है, यहाँ भी 10 नेगेटिव है, शायद ये भी न्यूट्रल हो गया। तो कैपेसिटर तो अभी तक तो न्यूट्रल है ना, दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अब कैपेसिटर चार्ज होता कैसे है? ये वी नीड समथिंग नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस और अ बैटरी। ठीक है, ये बैटरी अब जैसे कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ। सही है। अच्छा, ये एरिया ए था, इसको छोड़ दें, बाद में लिखते हैं। अच्छा, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या देखना जरा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह था। यहाँ भी प्लस माइनस, सॉरी ऐसे पीछे लिखता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे। द मोमेंट यू कनेक्ट वन प्लेट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे क्या चीज? बोले तला, क्या रिमूव होगा यहाँ से? यहाँ से वो नेगेटिव चले जाएंगे ना, वो पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन्स। तरफ। गुड। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, गुड, ये इलेक्ट्रॉन सारा यहाँ से होते होते बैटरी के अंदर से होते होते ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। आज जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो नाउ इसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे। ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल थी प्लेट, तो इसका मतलब है ये जितने नेगेटिव इस साइड पे थे ना आलियान, उनको मैं शेजल रिमूव करता हूँ। ये देखो, ओ, इसका मतलब है जो इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से एक प्लेट से हट गए और दूसरी प्लेट पे चले गए। एग्री? सारा जिन समझ आ रही है? जी। ठीक है। अच्छा, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन ये चार्जेस रिमूव हो गए और वो दूसरी प्लेट के ऊपर चले गए। अब लेट्स सपोज सारा कहती सर ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है?
12 वोल्ट की है। मैं कहता हूं आप लोग एक काम करें शेजन, 24 वोल्ट लगा दें, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, लेस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट। ज्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, एग्री? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो प्लेट है, जिसको मैं थोड़ा येलो से शेड करूंगा, ये ग्रीन से, ये होगी पॉजिटिव, ठीक है आलियान, और ये पूरी प्लेट ये बन गई साइड नेगेटिव। अब ये जो पीछे चार्जेस थे ये न्यूट्रल थे, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, इनका मसला नहीं है, ये न्यूट्रल्स हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। नाउ वन प्लेट बिकम नेगेटिव चार्ज, अदर बिकम पॉजिटिव चार्ज। अब मैं रुकता हूँ, आप थोड़ा सा अपने माइंड में सोचें कि बैटरी अप्लाई करने से किस तरह एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज हुई है। नाउ आई कैन से वन थिंग, बोथ प्लेट कंटेन इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। तला अब मैं कह सकता हूँ, अगर एक प्लेट पे कह प्लस सकते हैं, कह सकते दूसरी हैं। माइनस, अच्छा तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया ना। यहाँ पे वेरी वेरी पॉइंट में लिखने लगा हूँ, दोनों प्लेट्स, जो बोथ प्लेट्स हैं, दे कंटेन इक्वल बट both contain equal but opposite charges. एक प्लेट की, if one is positive other is negative, one is positive, one plate is positive, तो second plate now become negative, लेकिन same number of positive negative है क्या? same number of charges है दोनों पे, एक पे positive negative। इसका मतलब ये हुआ नेट चार्ज क्या हो गया आलियान? नेट चार्ज ऑन अ होल कैपेसिटर जीरो। जीरो, कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज जीरो हो गया। अब जब नेट चार्ज जीरो हो गया तो ये जो वर्क डन बाय द बैटरी हुआ है, जो बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ड्रेन किए, ये जो वर्क डन बाय द बैटरी हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, ठीक है, ये वर्क डन बाय द बैटरी इज द स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर बैटरी ये वर्क डन ना करती तो चार्जेस एक प्लेट से रिमूव होकर दूसरी प्लेट में ना जाते। पॉइंट लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो वर्क डन बाय द बैटरी है, वर्क डन बाय बैटरी to remove charges from one plate to another, to remove charges from one plate to another, ये लिखना जरूरी है, मैं बताऊंगा क्यों। one plate to another, this work done by the battery जो है is stored in the form of electric potential energy। यहाँ पे लिखता हूँ work done is stored in the form of electric potential energy। लिखनी why capacitor store energy but not the charge। क्वेश्चन है why capacitor store energy but not the charge, ये क्वेश्चन है एग्जाम में। why capacitor store energy not the charge, या how capacitor store energy but not the charge। तो आपने इसकी पूरी स्टोरी लिखनी है। इनिशियली बोथ प्लेट वाज पॉजिटिव, बोलो तालब, शाबाश, रिपीट करो। इनिशियली बोथ प्लेट पॉजिटिव, तो फिर क्या हुआ? वो क्या, नहीं पहले तो वो था ना, दोनों पे प्लस वाला चार्ज था, उसके बाद आपने बैटरी ऑन की एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर, तो इसकी वजह से फिर वो देयर वर टू प्लेट्स विद इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। गुड, और उसके बाद फिर आपने applied to remove charges from one plate to another is the stored electrical potential energy। एनर्जी, सो हेंस चार्ज बोथ प्लेट पे इक्वल बट ऑपोजिट है, तो नेट चार्ज ओवरऑल जीरो हो गया, बट कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज। ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाई कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट नॉट द चार्ज। सारा जदून का क्वेश्चन है, पूछो। नहीं सर, क्लियर है। सर एक बार क्लियर दोबारा है से शेतल रिपीट आपको? करें, एक बार बोलो दोबारा से शेतल। रिपीट करें, एक बार दोबारा से रिपीट करें। ओके, पहले दोबारा रिपीट करो जी। आलियान यू वांट टू रिपीट? आलियान, आलियान सर आप कर लें। चलो आलियान आप रिपीट कर सकते हो। यस ओके सर। तो पहले एक साइड पॉजिटिव होती है, तो हम्म, व्हेन यू टर्न द बैटरी ऑन तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक साइड से दूसरे पे चले जाते हैं, सही बात एंड है। उसकी वजह से फिर द नेट चार्ज बिकम जीरो एंड द वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव द चार्जेस वो फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। वेरी वेल डन, आलियान ने परफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, तला गुड, कि दोनों चार्जेस प्लेट्स पे पहले इक्वल चार्जेस थे, इक्वल प्लस इक्वल माइनस, लेकिन बैटरी के वर्क डन की वजह से वो चार्जेस एक प्लेट से रिमूव होके दूसरी प्लेट पे आ गए। उसका मतलब ये हुआ कि नाउ बोथ प्लेट्स कंटेन वन पॉजिटिव चार्ज वन नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में, हेंस नेट चार्ज इज जीरो
बट जो वर्क डन बाय द बैटरी हुआ है शेजिल, ये वर्क डन बाय द बैटरी स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनी ये मार्क्स की में मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, मैं वॉइस नोट कर दूंगा, ज्यादा मसला हुआ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर किस तरह निकालते हैं, इसके ग्राफ्स क्या हैं, ये सब चीजें मैं समझाने लगूं। आप लोग मुझे एक बात बताएं, अगर ज्यादा पावरफुल बैटरी हो जाए, लाइक 72 वोल्ट में कर दूं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस यहां से रिमूव होंगे, ऐसे ही है शेजिल? ज्यादा चार्जेस रिमूव होंगे ना, वो तो बिलावल ने कहा ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो जब ज्यादा वोल्टेज होगी सारा जगह तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, एग्री? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ऑन वन प्लेट का अगर मैं ग्राफ स्केच करूं यहाँ पे आपके सामने, ये देखें, ये इस तरह नहीं बनेगा कि वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, हम बैटरी बड़ी करते जाएं तो चार्ज ऑन वन प्लेट, एक्सक्यूज मी, चार्ज ऑन वन प्लेट, डबल प्लेट नहीं, अच्छा, क्योंकि ओवरऑल कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, तो जितनी ज्यादा वोल्टेज करेंगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। वंस अगेन आप देख सकते हैं, जितनी बड़ी बैटरी यहाँ पे आलियान लगाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्युमुलेट होकर दूसरी प्लेट पे आएंगे। ठीक है, इसका मतलब चार्ज ऑन वन प्लेट इज गिवन बाय दिस ग्राफ। ठीक है, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, Q is proportional to V. It means Q is equals to CV. This C is basically in the world of physics known as capacitance. ठीक है, थैंक यू। इसको हम कहते हैं capacitance, okay? And its unit is farad. चार्ज की यूनिट सारा कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट्स, और हमारे पास चार्ज कूलम, कैपेसिटर की फैरेड और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, ग्रेडियंट इस ग्राफ का क्या देगा? ये बात तो समझ गए, हर ग्राफ का ग्रेडियंट और एरिया अंडर ग्राफ कुछ देता है, ट्राई करें, शाबाश, कैपेसिटेंस देगा ना ग्रेडियंट। वेरी गुड। तो हम इस ग्राफ का ग्रेडियंट लें, आपको पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो ये ग्रेडियंट आपको डायरेक्ट कैपेसिटेंस दे देगा। आई होप कि आपको पता है CAP मींस कैपेसिटेंस। ठीक है, अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा? कोई बच्चा अगर इसका एरिया अंडर ग्राफ निकाल ले, सोचो बच्चों। यस, एरिया अंडर ग्राफ, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी तला, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या? 1/2। बेबी को बेस्ट पसंद है, ओके। सो ये जो एरिया अंडर ग्राफ है, ये तला योर राइट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर दे देगा। It is also known as electric potential energy. That's why base is V and height is Q. So energy stored का पहला फॉर्मूला हाफ QV, हाफ QV। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला। देखें शायद, देखें, बोलो गाड़ी वाश करे छोटी वाली सिमाब, क्या नाम है, जाएगा। सो आपको पता है फिजिक्स में हर ग्राफ का एरिया और ग्रेडियंट कोई क्वांटिटी देते हैं, तो कंप्लीट करें। एरिया अंडर ग्राफ गिव्स यू व्हाट? बोलें, एरिया अंडर ग्राफ जस्ट गिव यू एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, और ग्रेडियंट क्या देगा? ग्रेडियंट तला, ग्रेडियंट क्या देगा? कैपेसिटेंस। क्या एनर्जी स्टोर का एक ही फॉर्मूला है? अगर कोई बच्चा यहाँ पे आलियान Q की जगह अगर हम CV लगा दें, यू पीपल नो वेरी वेल Q इज बेसिकली CV, होता है कि नहीं होता? सो एनर्जी स्टोर का न्यू फॉर्मूला क्या कंस्ट्रक्ट होगा? खुद सोचे। CV²। हाफ Q की जगह CV लगाओ ना, शाबाश। हाँ ना, तो CV²। ठीक है, अरे जदून जाग जाओ ना, CV लगाई ना इधर जरा CV² बनेगा, गॉड, CV²। ये हो गया जी फॉर्मूला नंबर 2, सेकंड फॉर्मूला, और ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, थर्ड, अगर आलियान एक काम करे, इस V को Q/C करके इक्वल टू V होता है ना, ये V की वैल्यू इधर पुट करे, तो सोचिए आलियान क्या बनेगा? V की जगह Q/C पुट करें तो क्या एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू
What? Q square over क्या 2C? Q square over 2C. Very good, very good. So third formula energy stored का आ गया, एनर्जी स्टोर्ड आ गया जी, Q square by 2C. वेरी गुड, Q square by 2C. सो ये आगे जी माशाल्लाह आपके पास फॉर्मूलास किसके, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के. सही हो गया. सो कितने फॉर्मूले हो गए शेजिल? शेजिल सारा बताए ना कितने हो गए फॉर्मूलास? 3 फॉर्मूलास हो गए एनर्जी स्टोर्ड के. यहाँ तक गेम समझ आ गई है बच्चों? सारा जदून सही समझ आई है? यस समझ आ गई. ओके, सबको समझ आ गई. समझ आ गई. अच्छा, अब हेडिंग देते हैं कैपेसिटर्स नेटवर्क. कैपेसिटर नेटवर्क. अच्छा, कैपेसिटर्स की यूनिट क्या होती है? फैरेड ना. एग्जाम डिफाइन 1 फैरेड, बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के. ये फैरेड होता क्या है बेसिकली? आप अगर डेफिनेशन को देखना है तो आपने Q इक्वल C V करना है. V को सब्जेक्ट बनाए हैं, C को Q बाई V इक्वल टू C नहीं हो जाएगा? तो अब देखिए क्या होता है. जब 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाए एक प्लेट पे and potential difference between the plates is 1 volt, then the capacitor is said to be 1 farad. Repeat करें तला. अगर 1 कूलम, फिर से बोलें. अगर if 1 coulomb charge is stored on 1 plate, क्योंकि हम ऑन अ कैपेसिटर नहीं कह सकते. अगर किसी बच्चे ने कह दिया 1 coulomb charge stored on a कैपेसिटर, एग्जामिनर will get a heart attack. रीजन ये कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 होता है. तो अब कहना है इफ 1 coulomb charge is stored on each plate, ठीक है, and potential difference between the plates is 1 volt, then the capacitance of that capacitor would be 1 farad. सोचो, चलो बोलो. एक when one, हाँ समझ आ गई, ठीक है. when 1 coulomb charge is stored on 1 plate and there is a potential difference of 1 voltage, it is equal to 1 farad. Very good. Then the capacitance of capacitor is said to be then the farad. capacitance of the capacitor is 1 You farad. can say it is 1 farad, 1 millifarad, 1 microfarad. वो आप कर सकते हैं prefixes. शेजल यहाँ तक क्लियर है सारा? चलो अब आपकी बारी है. अब कैपेसिटर नेटवर्क से पहले जाऊंगा. अच्छा, एक लास्ट चीज बिफोर आगे मैं नेटवर्क पे जाऊं, मुझे अब एक बात बताएं. ये जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर होती है, ये एरिया प्लेट पे डिपेंड करती नहीं करती? हम नहीं सोच रहे हैं. तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताने लगा हूँ. कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? कोई इंजीनियर किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहे तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स आलियान जो किसी भी चीज को की कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं? तो कैपेसिटेंस के फैक्टर में नंबर 1 लिखें बच्चों, एरिया ऑफ द प्लेट. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना चांसेस ये है कि उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी. एरिया हाई होना चाहिए, ठीक है. सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन जितनी कम होगी, डी की बात कर रहा हूं, उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ठीक है. तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, capacitance is inversely proportional to separation between the plates. So try to combine these two relations. So बच्चों अगर इन दोनों रिलेशन को आप कंबाइन करें, कंपाइल करें, तो आपके पास एरिया ऊपर आता है और डी नीचे आता है. इसका मतलब है C is equals to A. एक कांस्टेंट लगता है, इस कांस्टेंट को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर का निकालने का फॉर्मूला ये है. अगर आपको एरिया प्लेट्स पता है, लेंथ इनटू विड्थ, आपको डी पता है, सेपरेशन कितने सेंटीमीटर है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन होगी पेपर में, मैं फिर भी आपके लिए लिख दूं, इसकी वैल्यू 8.85 into 10 पावर -12 अगर एयर फील्ड कैपेसिटर है. अगर कोई और मीडियम है तो उसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और होगी, ठीक है. तो ये आपके पास फार्मूला जो है वो. सर बात सुने, ये जो ये ई वाली चीज है, ये तो वो वाला फॉर्म वो नहीं है, वो जो पेसिमिसिविटी का जो यूनिट वो था, वैल्यू थी, वो भी बिल्कुल ये वही चीज है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो आपके लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा. क्योंकि चार्जेस ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस मीडियम डिपेंडेंट है.
उसको फर्क पड़ता है दो चार्जेस के बीच में? ऑयल है, पेपर है, वुड है, क्या मटेरियल है? ग्रेविटेशनल फोर्स को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो शेजिल आपको समझ आया कैपेसिटेंस के फैक्टर यहाँ कैसे हैं? सो एक्सेप्शन, दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा नेक्स्ट। अब कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, जल्दी से आप लोग कॉपी निकालें, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे कैपेसिटर्स नेटवर्क, कैपेसिटर्स नेटवर्क। यू नो वेरी वेल कैपेसिटर्स के दो तरह के नेटवर्क्स हैं, वन इज इन सीरीज एंड अदर इज इन पैरेलल। अच्छा, आपने जितनी भी आज तक फिजिक्स पढ़ी है रेजिस्टर वाली, उसको बिल्कुल फ्लिप कर देना है। फ्लिप कैसे करना है? अगर आपके पास दो कैपेसिटर ऐसे सीरीज में है चला, ठीक है, इनको आप ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते, C1 और C2। आपने क्या करना है, इनको C टोटल निकालने हैं, C सीरीज निकालने हैं। आपने क्या करना है, C1 मल्टीप्लाई बाय C2 ओवर, शाबाश आलियान, C1 प्लस C2। या फिर आपने करना है C सीरीज इक्वल्स टू इस तरह, 1 बाय C सीरीज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, देन टेक LCM एंड देन रिवर्ट करना है इसको। उसके बाद आपके पास C सीरीज वंस अगेन आंसर आ जाएगा। तो मल्टीपल ओवर सम थोड़ा इजी तरीका है, दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ये मतलब कैपेसिटर 2 का एक 4 का 2 into 4 और 2 + 4। तो जो रेजिस्टर की साइंस थी पैरेलल वाली, वो कैपेसिटर की सीरीज की साइंस है। गॉट इट? रीजन भी दूं क्यों है, देता हूं आगे, डोंट वरी, मैं रीजन देता हूं। अच्छा, हेलो शेजल, हाँ दे रीजन। रीजन दे दूं? अच्छा चलो ठीक है। जी पहले क्या क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो रेजिस्टर्स को पैरेलल में इस तरह ऐड करते थे ना, हम इससे याद है आपको, इस तरह ये पैरेलल में रेजिस्टर जी ऐड जी करते थे हम, R1 into R2 ओवर R1 + R2, याद है? हाँ जी अब याद वो है। काम इस चीज में हो गया, ये वाला। ओके सर। हाँ, और लेट मी कंप्लीट पैरेलल रीजन दे। पैरेलल, पैरेलल के लिए कैपेसिटर अगर आपके पास पैरेलल में कनेक्ट हो जाए, लाइक यू हैव C1 लाइक दिस, आलियन C2 लाइक दिस सारा। अब इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? सारा जब ने कल मुझे कहा था कि मैं आज नहीं हूं, आपने प्लीज रिकॉर्ड करना है। चलो रिकॉर्डिंग शायद हो रही है, हाँ ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, C1 प्लस C2 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो आपको C पैरेलल मिल जाएगा। यू डू नॉट नीड टू गेट वरी, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दो बस। अब तला कहते हैं सर ये आप कर क्यों रहे हैं, ये बताएं क्या रीजन है, आपने क्यों इतना बड़ा शिफ्ट कर दिया है? टोटली रिवर्ट है ना सारा। जिन्होंने याद है एएस में जब रेजिस्टर्स को सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते थे, यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर्स को डायरेक्ट ऐड करेंगे। रीजन क्या हो सकती है यार वैसे? चलें इसके लिए हम एक रीजन देते हैं, अगर मैं प्रूव कर दूं तो फिर एग्री करोगे? चलिए पहले हम इसको प्रूव करने की ट्राई करते हैं, जल्दी से प्रूव करते हैं विद इन अ मिनट इंशाल्लाह। वी हैव दीस टू कैपेसिटर्स एंड दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी, हो तो सिर्फ ओसाका। ओके जी, कसम से ओसाका बैटरी फजूल है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, मैं भी इसकी प्रमोशन कर करके। C1 C2, चलें जी। अब यहां से अगर चार्ज आता है, सच बताएं सीरीज में चार्ज सेम रहता है या डिवाइड होता है? क्यों? क्यू सेम रहेगा ना? सेम रहेगा। अच्छा, ये हमारे पास टोटल वोल्टेज है, या जिसको हम बैटरी की EMF कहते हैं, सही है? वोल्टेज कह दो, ये EMF कह दो, बात एक ही है यहाँ पे, सही है? अच्छा, मैं ये करता हूं, अगर यहाँ पे आलियान V1 और 1 वोल्ट मीटर इधर लगा दूं V2, ठीक है सारा? तो क्या वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2 मिल के टोटल EMF की इक्वल नहीं होगा? होगा ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी की टोटल EMF किसकी इक्वल है? बोलो शाबाश। बैटरी की टोटल EMF इज इक्वल टू, चला, वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2 इक्वल हो गया। बट Q इक्वल टू आलियन क्या होता है, CV होता ही नहीं होता। तो Q बाई C को V, अगर आप लोग साथ साथ सॉल्व करें आप बोर नहीं होंगे, अदरवाइज आप बहुत बोर होंगे, मैं बता रहा हूं।
आप सिर्फ इधर एक काम करें, V की जगह Q बाई C पुट कर दें। V की जगह Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इक्वल्स टू Q बाई C सीरीज लिख सकता हूं, क्योंकि सीरीज में लगे हुए ना कैपेसिटर्स। ठीक है, क्या मैं Q को कॉमन लेके कैंसिल आउट नहीं कर सकता? हाँ, Q को कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर सकता? हेलो, अच्छा अच्छा, ये चीज मिस हो गई थी। जो लोग बाद में ऑनलाइन देखे उनको बता दूं, जब सीरीज में कैपेसिटर्स का फॉर्मूला प्रूफ करना है तो टोटल चार्ज Q सेम रहेगा, Q, ठीक है, और लेकिन V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 की जगह Q बाई V1 और V2 की जगह Q बाई C2 करेंगे हम यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे पास Q कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में जब जाएंगे तो टोटल Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q की जगह CV लगाएं और वोल्टेज सेम है, डेट्स वाई कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए हम पैरेलल में कैपेसिटेंस को डायरेक्ट ऐड करते हैं। अब इंडिविजुअल स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बच्चों आप लोग एक काम करें, हमारे पास एक फॉर्मूला है, शायद आपको, हाँ, Q इक्वल्स टू व्हाट, CV, श्योर। मुझे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है, तो C हो जाएगा आलियन Q डिवाइडेड बाई V। कोई बच्चा मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बता सकता है? V वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, K Q बाय, सारा याद करो, K R, हाँ याद है ना? तो अगर मैं ये फॉर्मूला उठा के यहाँ से इधर प्लग इन कर दूं, K Q बाय R, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला प्रूव करना है, कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आता है। वो कैसे आता है? आई हैव टू प्रूव दिस। इसको प्रूव करने के लिए मैं काम करता हूँ, इस वैल्यू को कहता हूँ इधर आ जाओ, फिर क्या करूं, बोले क्या आएगा, C इज इक्वल टू Q अपनी जगह, वोल्टेज की जगह K Q ओवर R था, R को ऊपर लेके जा सकता हूँ, R को ऊपर लेके जा सकता हूँ, वोल्टेज K Q Yes, पता yes. नहीं, R इसका रेडियस, जी R इसका रेडियस है। अब मुझे तो Q से क्या हो गया, कैंसिल, तो कैंसिल कैंसर करने हो के लिए मैं जाएगा। ये करता हूँ, Q से हो गया जी कैंसिल। तो इसका मतलब ये है हमारे पास बन गया K R बाई K, R डिवाइडेड बाई K, लेकिन मैं K की जगह एक काम करता हूँ, 1 बाई क्या था, 4 पाई, क्या था बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई पाई एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर शिफ्ट हो गया ऊपर, सही है। दैट्स ये व्हाट मैं यहाँ, फिर से करना सर। देखो K की वैल्यू होती है 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, K होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है K की जगह, ये पूरी वैल्यू उठा के मैंने इधर पुट कर दी है K की जगह, ठीक है। जब K की जगह 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट शिफ्ट होके, देखो यहाँ पे K था ना, सही हाँ, है। तो जी। K की जगह जब मैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाऊंगा तो K गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला ये बन जाता है, capacitance of a spherical capacitor is always equals to 4 pi not R, where R is the radius of that capacitor। और अगर आप R की जगह बच्चों क्या करें, D by 2 पुट कर दें तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D। क्लियर? बात सुने, ये के है क्या वैसे, वैल्यू क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको याद है दो चार्जेस के बीच में जो कूलम कांस्टेंट K होता था, ये एक चार्ज है, इसके बीच में जब आप फॉर्मूला लगाते हैं ना K Q बाई R स्क्वायर, याद है सारा? जी। अब K इसके बीच का कांस्टेंट है ना, लेकिन K हमने वैसे लिखी, असल में K की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10, याद है, तो जिससे K की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती है 8.99 इंटू 10 पावर 9, यानी 9 इंटू 10 पावर 9 अप्रोक्सीमेटली। ये कूलम कांस्टेंट है, एयर के लिए ये वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की होगी, ये आपके पास K की होगी।
ठीक नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कैसे बना है के वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला? वो उस प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, यू आर राइट। वो जो के की बात कर रही है ना, के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैसे है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप कहती है मैं पढ़ा कोई मसला नहीं, लेकिन आता नहीं है। अच्छा, बता देना जरा, बता वो देना। लंबा प्रूफ है ना, वो लंबा प्रूफ है, वो तुम्हें खुद लंबा याद है? नहीं, वो मैं याद नहीं किया हुआ ना। देखो जिसमें फॉर एग्जांपल देता हूँ, अब जी की वैल्यू 9.1 है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्म जी की वैल्यू 9.81 है, केमिस्ट्री में नंबर एवोगाड्रो नंबर 6.02 10^23 है, ठीक है। हम्म ये तो इजी है 9.81। ये जो फॉर्मूला ना, ये वाला, इसका प्रूफ कम से कम 3 पेजेस का, पता 3 पेजेस का प्रूफ है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है पूरा। नहीं, ये लेकिन जो ये के इसके ये 4 पाई एप्सिलॉन, इसका ताल्लुक क्या है एक दूसरे से, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? हाँ ना, आप नहीं कर रहे ना, देखो आपने काम करना है, या तो आपने, देखो सारा मैं यही कह रहा हूँ ना, कुछ चीजों की डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो आपके लेवल से बियॉन्ड है। फॉर एग्जांपल के की वैल्यू अगर हम 8.99 इंटू 10⁻9 ले लेते हैं, हमारे लिए इजी है। नहीं लेते तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और 8, इसका आंसर जो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का 8.85 10⁻12। अब मसला है कि ये जो चीज प्रूव आप कह रही है ना कि इसकी इक्वल क्यों है, ये बहुत लेंथी। अच्छा, अगर आप कहती है मैं सीख के सिखा दूंगा, मेरे को मसला नहीं है। नहीं, Yes, बस है ना? थोड़ा हाँ, yes, लेकिन देखो सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ कि बच्चों शो डिराइव द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। डिराइव का वर्ड के लिए नहीं है, सिलेबस में लिखा है कूलम लॉ अप्लाई करें दो चार्जेस के बीच में, और बच्चों को बताएं के की वैल्यू इक्वल टू दिस है, टेल देम कि इसकी इक्वल है, ठीक है। बस अगर फिर भी होता है ना, कुछ बच्चे क्यूरियस होते हैं, तो मैं करा दूंगा, नो इशू, ठीक है। अच्छा, ये भी कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग लास्ट 10 मिनट्स का लेसन रह गया, 5 मिनट्स बल्कि इंशाल्लाह हो जाएगा। कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चलिए। अच्छा, कैपेसिटर के लिए एक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में, स्पेशली डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट, अगर उस दिन मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपके पास कोई भी कैपेसिटर है, वो अपनी फुल वैल्यू का कभी भी किस पे नहीं जा सकता। तारा बोलो, आलियान क्या बोले थे इनको मैंने, अगर कोई कैपेसिटर 100% फुली चार्ज है, ये सारा बरल आपने मुझे क्वेश्चन अच्छा दिया है, मैं देख लेता हूँ प्रूफ कैसे हुआ। अच्छा, सही है, सही है। फर्स्ट टाइम मुझे किसी बच्चे ने कहा कि कैसे होता है, इसलिए मैंने भी फर्स्ट टाइम सोचा, क्योंकि हम टीचर्स ही होते हैं ना, जो सिलेबस के अंदर चीज होती है ना, हम ज्यादा उसको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि जो सिलेबस की बात है बच्चों को सिखानी है, लेकिन बाज बच्चे होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हमने उसको सिखाना होता है। इट्स ओके। अच्छा, ये मैं कहता हूँ 100% चार्ज है कैपेसिटर जी। कल्याण कहते हैं सर जी ये कैपेसिटर फुली स्टोर्ड एनर्जी है इसके अंदर। तो ये जब एम्प्टी हो जाए, यहाँ से लेट्स सपोज मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ, टैंक की टैप को ओपन करता हूँ, तो ये कितने % एटलीस्ट रह जाएगा शेजल? 37 था। 37, हाँ। तो ड्रॉप कितना हुआ यहाँ से, 7 ड्रॉप कितना हुआ? 63%, ठीक है, 63% ड्रॉप होगा। अब इसके लिए एक इक्वेशन है, वो ये है कि x इज इक्वल टू x नॉट e पावर माइनस t ओवर r। मजे की बात ये, इस x की जगह v भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, चार्ज इन वन प्लेट q भी हो सकता है। एग्जाम में किसी भी चीज से क्वेश्चन आ सकता है। मींस ये जो ब्लू वाली इक्वेशन है, इसे आप 3 इक्वेशन और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या है 3 इक्वेशन बोले? v इक्वल्स टू v नॉट, शाबाश। एक्स किसके लिए था? आप यही तो कह रहे हो, x could be anything, any variable। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये इक्वेशन Oh e my इक्वल्स टू e God. नॉट, q इक्वल्स टू q नॉट, v इक्वल्स टू v नॉट। बात समझ आई? ये कोई भी इक्वेशन यहां से ये बन सकती है। अच्छा, अब इशू ये है कि 100% से 37% तक आने का जो टाइम है उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट कहते हैं 1/e टाइम। 1/e की वैल्यू है 0.36 समथिंग, विच इज अप्रोक्सीमेटली 37%। कितने परसेंट? 37%। मतलब कैपेसिटर अगर इस एक स्टार से लेके 37% तक आ जाता है, तो ये जो टाइम लगता है इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। ठीक हो गया? फिर से बताएंगे सर? यानी कोई भी टैंक कैपेसिटर फुली उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है,
वो एनर्जी डिलीवर करता है, वो ड्रॉप होता है 37% तक ड्रॉप होगा। उस तक ड्रॉप होने का जो भी टाइम लगेगा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, दैट टाइम इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिल जाएगी मेरे रिसोर्स पैक में। सही है। अब ये जो टाइम कांस्टेंट है ये हर कैपेसिटर का अपना अपना होता है, लेकिन टाइम कांस्टेंट डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। टाइम कांस्टेंट डिपेंड करता है आपके पास कैपेसिटर है, लाइक ये कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टर कौन से है। जी अस्सलाम वालेकुम। यस सलमान स्पीकिंग, हाउ आर यू। मेरे फादर ने भी आपसे बात की थी। जी 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 जी, बोले वरीशा, कैसी हैं आप, ठीक है। मैं ठीक से, आप कैसे हैं? वैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बारे में मुझे बताया यू आर इंटरेस्टेड फॉर ओ लेवल, आईजीसीसी ले रही हैं, ओ लेवल्स ले रही हैं। अच्छा, इट्स ओके। IGCSE, I've been teaching to IGCSE for 14 years. No issue, Risha. Now currently I'm taking online class. I'm saving your number. I will give you the timing and detail for demos, okay? Don't worry, inshallah. Your future will be in safe hands, inshallah. Okay. ठीक है? Could you take my date? Okay. I have a class around 10 p.m. IGCSE, ठीक है। बट आज मैं थोड़ा उस क्लास में मींस बच्चों के जो टॉपिक्स हैं उनको लेके चलूंगा। मे बी that topic doesn't suit you, but still you can take the demo how I'm teaching to them. You can see as a go student, okay? But whatever you want to study with me, you have to tell me topics before the class. I will give you demo and then solve past paper. You will see the magic, inshallah. Okay, sir. ठीक है, thank you. Currently I'm taking online class. I will get back to you soon, okay? Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. अच्छा यार, अंग्रेजी से अंग्रेजी बोल लेता हूँ अलियान थोड़ी बहुत। वाह सर, क्या हाँ? बात है। वही तुम लोग, बेचारी तुम ओए वासिफ, तुम बेचारी लोग वरीशा, बेचारी वरीशा, बेचारी वरीशा नहीं फंस नहीं, गई, सारा फंस गई। ये तो तुम लोगों से शेयर में लाड प्यार से बातें करता हूँ, बड़ा प्रोफेशनल आदमी भाई मैं, समझ आइए, है ना। Honored, sir. क्या? Honored I am. हाँ ना यार, सर, ऑनर्ड पहली हूँ बार आपको ऐसे इंग्लिश में आते हुए सुना है मैंने। अच्छा जी। अरे हाँ ना, शेजल क्या करूँ यार, बस वो कहते हैं ना आप लोगों को मैंने, वो कहते हैं ना बड़े, अब शेर आपको पता समझ आएगा नहीं आएगा यार मैं, अच्छा x इक्वल टू x नॉट e पावर माइनस t बाई RC। अच्छा अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मुझे शेजल कहती है सर आप बार बार 100 से 37 पे जाते हैं, आप एक काम करें ना, आप मुझे बताएं 100 से अगर ये मैं जाती हूँ 45% पे तो कितना टाइम लगेगा सर नुमान। अब शेजल ने मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया 100 से 45 पे जाना है एनर्जी ने, चार्ज ने, वोल्टेज ने, तो कितना टाइम लगेगा। मेरा पहला सवाल शेजल से ये होगा 100 से 45 तक तो जाएंगे, मुझे इसकी वैल्यू बताओ कैपेसिटर की। शेजल कहेगी सर 5 फैरेड। मैं कहूँ तला रेजिस्टेंस वैल्यूज बताएं, तला कहते हैं 2 ohms। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेकेंड आ गया मेरे पास टाइम कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पर टिक लगाऊंगा कि मुझे RC की वैल्यू तो पता लग जाए। अब 100 से 45 पे आने, यहां लगा देंगे 45 और यहां लगा देंगे 100, ठीक है। अब हम करेंगे इक्वेशन को सॉल्व। चलो मैथ्स वाले बच्चे इधर सामने आ जाए जी। 45 इज इक्वल टू 100 इंटू ई पावर माइनस टी बाई RC, ठीक है। आगे देखें 0.45 इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी बाई RC। एग्री? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा तो बस, हाँ बस हो गया। हाँ ये हो गया। लॉग और ई पावर कैंसिल होगी क्योंकि पावर रूल के अकॉर्डिंग T और RC स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे लॉग की नेगेटिव वैल्यू आएगी, सपोज करें 2.5 दे रहा हूँ, अच्छा 2.5 आ गई माइनस टी बाई RC। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया। RC की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 10 है। RC की वैल्यू कितनी है? 10 है। हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैथ्स वाला काम है बच्चों, तरह बोर्ड से देखें। क्या था RC RC टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, RC टाइम कांस्टेंट। अच्छा, RC टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट ना गिवन हो तो आप R और C को मल्टीप्लाई करें, ऑटोमेटिकली टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। वो टाइम कांस्टेंट आप इधर पुट कर लेंगे, बाकी कोई मसला नहीं है। V और अच्छा V नहीं नॉट वो तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज होता है ना जब आपके पास क्या कहते हैं दो वोल्टेजेस हों या दो एनर्जीज हों या दो चार्जेस, तब यूज होगा। यस, ये तब होता है जब इस तरह की डायग्राम हो और एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर से एनर्जी लेके इसको ड्रेन कर रहा हो।
रेजिस्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जरा रेजिस्टर है, बल्ब है, हीटर है, बल्ब है, हीटर है, बजर कुछ भी है ना, तो ये एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी आती कहाँ से? कैपेसिटर से आती है। तो कैपेसिटर से जब एनर्जी आएगी, कैपेसिटर की टैंकी ड्रॉप होगी कि नहीं होगी ना? तो फिर अब शेजर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा 100 से 45% तक आने में टाइम कितना लगेगा। गॉट इट? अच्छा, लास्ट चीज, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टॉपिक रह गया। आपको जब ये कहेगा ना यार ये जो एसी में बम्पी ट्रैक आते हैं इसको खत्म कैसे करते हैं, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि एसी में इस तरह के ये बम्पी ट्रैक आ जाता है एसी में ना, इसको रेक्टिफाइड एसी कहते हैं, जो हमने ईएम इंडक्शन पढ़ा है। तो आपको बोलेगा भाई इसका सोल्यूशन क्या है। आप कहेंगे आप जो भी लोड है, जैसे लैंप है, ये लैंप है, लैंप के साथ पैरेलल में कैपेसिटर ऐड कर दें। क्या ऐड करें? कैपेसिटर कर दें, जिसकी वैल्यू सी है। अब ये कैपेसिटर करेगा क्या इस वोल्टेज को? जरा गौर से देखना। ये करेगा कि जैसे ही आप कैपेसिटर ऐड करेंगे ना, ऐड करने से पहले वोल्ट मीटर ये रीडिंग दे रहा था, इस तरह की बम्पी रीडिंग दे रहा था, वोल्ट मीटर ऐसी रीडिंग दे रहा था, रेक्टिफाइड एसी, लेकिन स्मूथ नहीं थी। मैं फिर समझाता हूँ, देखें, वोल्ट मीटर कुछ इस तरह की रीडिंग दे रहा था, यूं, ये 5 वोल्ट था, डी था, लेकिन नहीं था। और इसकी जूम वर्जन ये जूम फॉर्म है, ठीक है। अब कैपेसिटर करता क्या है? द मोमेंट यू ऐड दिस थिंग, कैपेसिटर जैसे अब कैपेसिटर क्या करता है, यहां से ऊपर लाता है इस तरह, ठीक है, और यहां से जैसे ये इसको ऐसे कर देता है यूं, ये, ठीक है। अब इसको इस तरह के बम्पी ट्रैक को इस तरह कन्वर्ट कर देता है। एक एग्जामिनर पूछेगा भाई ये पोर्शन कौन से वाला है, आप तो कहना ये पोर्शन है चार्जिंग, जब ऊपर वाली वोल्टेज, और जब ये कहते हैं डिस्चार्जिंग, ठीक है। फिर जब ऊपर आएगा यहां से यहां तक चार्जिंग, और ये फिर डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग, ये वाला। सर ये फिर से बताएं, एक सेकंड बताता हूँ। ये देखो, ये पोर्शन ये वाला, ये फिर चार्जिंग है, जहां से ऊपर जाती है वेव, और जब ये फिर डिस्चार्जिंग है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है, कभी देखो ये कैपेसिटर क्या करता है, कभी इसको दे देता है करंट जब इसकी वोल्टेज डाउन होती है, और जब इसकी वोल्टेज लिमिट से ऊपर होती है कैपेसिटर वो वोल्टेज वापस ले लेता है। तो कैपेसिटर इसको स्मूथ रखता है। क्या रखता है? स्मूथ। मतलब सपोज करें इसके पास 100 पाउंड इसको चाहिए, जब ये 102 पाउंड आएंगे, एक्स्ट्रा 2 पाउंड ले लेगा, बस 2 मिनट से, सिर्फ 2 मिनट आगे। अच्छा, और अगर 98 पाउंड आ गए ना, इसके पास 98 वोल्ट आ गए लेट्स सपोज, तो कैपेसिटर इसको 2 वोल्ट एक्स्ट्रा दे देगा। तो कैपेसिटर क्या करता है, इसको 100 के ऊपर कंटेन रखता है लैंप को। 102 आ गए, 2 वोल्ट इसको दे देगा, अगर 98 आ गए 2 वोल्ट इससे वापस ले लेगा। तो कहने का मतलब है कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है कंटिन्यूअसली। जब वो चार्ज डिस्चार्ज होगा तो अनरेक्टिफाइड वोल्टेज ऐसे होती है, मतलब ये अनस्मूथ वोल्टेज। तो जैसे ही इस बम्पी ट्रैक को खत्म करना हो तो कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है। अब आपको मैं इजी करने के लिए काम करता हूँ, चार्जिंग वाली शेड्स को मैं ग्रीन से बनाता हूँ, अगर आपको याद रहेगा, चार्जिंग और दूसरे वाली डिस्चार्जिंग है, ब्लैक वाली डिस्चार्जिंग है, ठीक हो गया। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझ आ गया। और मजे की बात बताऊं, यहां से भी आप टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हो। कैसे? ये वेव यहां से स्टार्ट होकर यहां से आती है ना, अगर सपोज करिए यहां से लेके एक बच्चा यहां तक आ जाता है इधर तक, तो यहाँ पे आपके पास टाइम आता है, उसको हम टाइम कांस्टेंट कह देते हैं। तो जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ग्राफ आएगा, उसमें एक्स एक्सिस पे जो टाइम है वो टाइम कांस्टेंट है। जहां से वेव रिपीट होना स्टार्ट होती है ना, तला जिस तरह एक वेव होती है, आप लोग कहते नहीं ये वेव है ये, तो ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट, ठीक। बस टाइम कांस्टेंट मिलेगा, तो उस टाइम कांस्टेंट क्या करेंगे, इसे लिख के RC। अगर ग्राफ आपको टाइम कांस्टेंट दे देता है, फिर आपको इनमें से ये वैल्यू गिवन है, R नहीं होगा, R होगा तो C नहीं होगा। उसके बाद फिर आप वही इक्वेशन V is equal to V naught e power minus t over सर RC। एक सेकंड, जरा स्लो जाए, स्लो। टाइम कांस्टेंट कैसे मिलेगा ग्राफ से? ग्राफ आपके पास आएगा इस तरह बना होगा ना, ग्राफ में जहां से वेव रिपीट होती है ना, सपोज करें, सपोज करें मैं कहता हूं जहां से रिपीट होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक वैल्यू है ना, ये, ठीक है। अब मैं कहता हूं या एक वे दो, ठीक है, इस तरह से नीचे टाइम आएगा और टाइम कांस्टेंट होगा। आप एक दफा मार्केट में देखेंगे, फिर दोबारा इस तरह अगर आए ना, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ नीचे आएंगे ना, वो फिर टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू एक्स एक्सिस पे गिवन होती है, चार्जिंग से लेके चार्जिंग तक।
हाँ वो गिवन होती है, ठीक है। हाँ एक दफा चार्जिंग के बाद जब दोबारा चार्जिंग स्टार्ट करते हैं वो टाइम कांस्टेंट गिवन होता है, ठीक है। मतलब ये सेम जगह है, उसी सेम जगह पे जाके नीचे आएंगे तो वो टाइम कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट चीज, जब आपको दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों, आपने ये बात भूलनी नहीं है, बड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है। 2 माइक्रोफैरेड है, फैराड ले ले, माइक्रो छोड़े, और ये वाला फैराड है, ठीक है। सॉरी सीरीज में 4 फैराड है। आपको लगता है रेजिस्टर में जो बड़ा भाई है C1 बड़ा है और C2 छोटा है, लेकिन यहां पे क्या होगा, एक मिनट, ये C1 है, ये आपने करना क्या है, आपको अगर वोल्टेज का अंदाजा लगा कि V1 ज्यादा होगी अंदाजा, तो मैं आपको इतना कैपेसिटर हमेशा कम वोल्टेज देगा, छोटा कैपेसिटर ज्यादा वोल्टेज देगा। उसकी रीजन क्या है, चार्ज रिमेन्स द सेम ना, तो Q इज इक्वल टू CV, Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू V। तो आलियान जरा गौर से देखें, वोल्टेज और कैपेसिटेंस का लिंक आपस में क्या है, इनवर्स है। जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी कैपेसिटेंस कम होगी, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी अगर तला यहाँ से 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, तला 12 वोल्ट के 2 पोर्शन करता है, दो तो वोल्टेज जो है वहां पे ज्यादा होगी C2 वाले के नीचे। देखें, या एक पोर्शन 8 वोल्ट आ गया, एक पोर्शन 4 वोल्ट आ गया। अब तला को ये डिसाइड करना है कि 2 पोर्शन तो हैं, 8 वोल्टेज किसको मिलेगा, 8 वोल्टेज स्मॉल वाले को मिलेगा और 4 2 वोल्टेज फैराड वाले को। हाँ लार्ज हाँ, वाले को ठीक है मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बस, और इस कैपेसिटर में कुछ भी नहीं है, मैंने पूरे का पूरे चैप्टर करा दिए। ये सारी क्लास मैंने रिकॉर्ड भी कर दी है, ये आप देख भी सकते हो बाद में, आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगा। और अभी मेरी क्लासेस बैठी हुई है, मेरी 4 ऑनलाइन फेस टू फेस क्लासेस हैं, सॉरी नीचे, आई हैव टू गो। ठीक है सर, सारा टेंशन नहीं लेनी। हाफिज, अभी अल्लाह कैपेसिटर का अलग से हाफिज। टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रैक्टिस करो, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। जी ओके सर, चलिए। ओके अल्लाह हाफिज। एवरीवन।